नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश गरवाल। G7 की बैठक भी असफल साबित होगी, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति इसका बैठक का इस्तेमाल करना चाहते थे, उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और वो बैठक को बीच में ही छोड़कर अपने देश वापस लौट गए। वो ये चाहते थे कि G7 में उपस्थित सभी देश उनकी हाँ में हाँ मिलाए और इजराइल को लेकर पूरा G7 उन्हें समर्थन करे। लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई तो G7 के शामिल देश इस बात को लेकर तो इजराइल के साथ थे कि आत्मरक्षा का अधिकार इजराइल को मिलना चाहिए, लेकिन वो बिना कोई कारण के और अपना दादागिरी दिखा के ईरान पर हुए हमले को लेकर खिला। हालांकि वो ईरान के पक्ष में भी नहीं खड़े दिखाई दिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए इजराइल की कार्रवाई को लेकर, उसको देखकर ही न सिर्फ ट्रंप का मूड खराब हुआ और वो बैठक को छोड़कर निकल गए। निश्चित तौर पर अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि इजराइल जिस तरह की भाषा बोल रहा है, बार बार ये झूठ फैलाने का प्रयास हो रहा है कि ईरान के हमले से वो बाल बाल बचे हैं और उनके आवास पर हमला हुआ जिसमें वो बच गए। और अमेरिका भी जिस प्रकार उनके स्वर में स्वर मिला रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान पर कार्रवाई करने के पीछे न सिर्फ इजराइल का कोई उद्देश्य है, बल्कि अमेरिका भी उसमें पूरी तौर पर शामिल है। भले ही अमेरिका इनकार कर रहा हो कि ईरान पर हुए हमले में उसका कोई योगदान नहीं। मेरा ये सवाल है कि अमेरिका का अगर कोई योगदान नहीं है तो बार बार वो ईरान पर ही तोहमत क्यों मढ़ते हैं? क्यों नहीं वो इजराइल पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं और इजराइल को कड़ा संदेश देते हैं? G7 के बैठे देश भी केवल ये दिखाने के लिए पर्याप्त तो रहे कि इजराइल ने गलत किया है, लेकिन अगर बैठक से इस बात के संकेत जाते और सभी बैठक में शामिल पक्ष कड़ाई से अगर इजराइल के खिलाफ खड़े होते तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि कुछ मकसद हो सकता था। लेकिन जिस तरह से ट्रंप बैठक छोड़कर निकले और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने मैक्रो ने ये कहा, सोशल मीडिया पर भी ये बात निकल कर आई कि ट्रंप अब सीज फायर की ओर काम करने जा रहे हैं और वो संभवतः इससे युद्ध को रोकेंगे। लेकिन ट्रंप ने भी एक सोशल मीडिया पर बाकायदा एक एक्स पर पोस्ट करके जवाब दिया कि वो सीज फायर की ओर नहीं बल्कि उससे भी बड़ा काम करने जा रहे हैं। आखिर वो बड़ा काम क्या है जो इजराइल बार बार ईरान के शिया धर्मगुरु और राष्ट्राध्यक्ष खोमेनी को जान से मारना चाहता है
और जिसकी कई बार अमेरिका भी हामी भरता रहा है कि उसने ख़ोमेनी की हत्या से इजराइल को रोका हुआ है, तो क्या ईरान में भी ख़ोमेनी को मारकर अमेरिका वहाँ एक तरह से अपना पिट्ठू बिठाना चाहता है, जिस प्रकार उसने सीरिया को तबाह करके सीरिया में अपना उस व्यक्ति को बैठाया जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक आतंकवादी था और लाखों का उस पर इनाम था। इसके बावजूद अमेरिका ने उसको वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सबसे मुख्य तकलीफ तो भारत के रवैये से है कि जो आतंकवाद के खिलाफ और खुद पीड़ित रहा है आतंकवाद से, और इसी आतंकवादी घटना के कारण 32-33 देशों में हमारे सांसदों का प्रतिनिधिमंडल घूम कर ये बताने का प्रयास किया किस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और तमाम देशों पर आतंकी हमले में उसका रोल रहता है। लेकिन सीरिया में एक आतंकी को ही राष्ट्राध्यक्ष बनाने पर उसने कुछ भी नहीं कहा। निश्चित तौर पर किसी भी देश की जो रणनीति है वो आर्थिक और अन्य तमाम मुद्दों को लेकर बनाई जाती, लेकिन कुछ सामाजिकता भी होती है। जिस प्रकार गजा से भारत इजराइल के गुंडागर्दी के खिलाफ मतदान से विरत रहा, एक तरह से उसने इजराइल के हाँ में हाँ मिलाने का काम ही किया। क्या ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को मारने के बाद जो तख्ता पलट होगा, तो क्या भारत तब भी इजराइल के साथ खड़ा दिखेगा? इसका उत्तर संभवतः हाँ में ही है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार अपमानित होने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री का मुंह अमेरिका के खिलाफ नहीं खुला है, क्योंकि उनकी उपस्थिति के दौरान ही किस प्रकार हमारे देश के अवैध प्रवासियों को अमानवीय ढंग से भारत भेजने का प्रयास किया था। हालांकि अन्य देशों के अप्रवासी भी आए थे, लेकिन उन्हें कोई अमेरिका का सैनिक विमान हाथों में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ डालकर नहीं लाया था, बल्कि वहाँ उनकी सरकार ने उन्हें अपने निजी जहाज़ों से बुलवाया था, और अमेरिका ने जहाँ भेजा भी था वो भी सार्वजनिक परिवहन के विमान थे, वो सेना के विमान नहीं थे। और जिस प्रकार भारत और अमेरिका जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान और भारत के तनातनी के बीच जिस प्रकार बार बार भारत को असहज किया है और ये कहा है कि उन्होंने दबाव डालकर सीज फायर कराया है, व्यापार का झंझना दिखा के सीज फायर कराया है, और इसको लेकर भी भारत की ओर से माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किस समय किसको माकूल जवाब देना है, और ना ही मैं अपने राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले पर सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई आपको बार बार अपमानित करे तो क्या आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे? ये कोई हमारी सभ्यता या उसकी निशानी नहीं होती है। अपने यहाँ भी इस बात को लेकर एक बहुत अच्छा सूक्त वाक्य बनाया गया है, सठे साठ्यम समाचरित, जो
जिस प्रकार का आचरण करे उसके साथ भी उसी तरह का आचरण होना चाहिए। और संभवतः हमने ये आचरण न करके एक तरह से अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी को बढ़ाने की कोशिश की है, और इसका खामियाजा निकट भविष्य में किसी को उठाना पड़े या ना उठाना पड़े, लेकिन अपने देश को जरूर ही उठाना पड़ेगा। अभी खाड़ी देशों में अगर ये युद्ध चला, निश्चित तौर पर तेल के दामों में भी आग लगेगी, और जिसका क्या असर भारत पर होगा आप सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पे आपसे जुड़ने का प्रयास करें।